सत्ता बदली, निजाम बदला, अब आम आदमी को हक दो। आज हम दिल्ली को उसका हक दिलाने की बात इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि गरीब आदमी राजनीतिक वादे की चक्की में पिसकर खुद को ठगा हुआ महसूस न करने लगे। हमारा मकसद किसी की आलोचना करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ आम लोगों को उनका हक दिलाना है। और इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली में जिन गरीबों के वोट से बदलाव की हवा चली है, उनको उनका हक आखिर कैसे मिलेगा। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से पक्के मकान का वादा किया गया है। ये वादा कब तक और कैसे पूरा हो पाएगा, जरा एक रिपोर्ट देखिए आप। केजरीवाल की सरकार क्या दिल्ली के लोगों को उनका हक देगी? क्या हर आदमी के सिर पर अब छत मयसर होगी? क्या बदलेंगे झुग्गी झोपड़ियों के दिन? क्या नियमित होंगी अवैध कॉलोनियां? चुनावी घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि दिल्ली की सभी अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी, दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ियों की जगह पक्के मकान होंगे। लेकिन ये वायदा पूरा करना केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में करीब 350 से ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। सवाल उठता है कि केजरीवाल इन कॉलोनियों में रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं कैसे दिला पाएंगे। ये कोई भी सरकार फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज के लिए या तो आपको सब्सिडी देने पड़ेगा या टैक्सेशन करने पड़ेगा। टैक्सेशन तो कोई चाहता नहीं है, सब्सिडी के लिए पैसा होना चाहिए, बजट तो एक लिमिटेड है, और जो दिल्ली की स्थिति है वो मार्केट से लोन नहीं ले सकता है जैसे राज्य सरकार ले सकते हैं। दिल्ली की ज्यादातर अनधिकृत कॉलोनियां डीडीए और एमसीडी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अगर उन्हें नियमित किया जा सकता है तो फिर बजट कहां से आएगा? अगर झुग्गी झोपड़ियों की बात करें तो दिल्ली में झुग्गी बस्तियों की संख्या 477 है। दिल्ली में कुल 4,78,175 झुग्गियां हैं। झुग्गियों के पुनर्वास के लिए 1 लाख मकान कहां से आएंगे? 25 वर्ग फीट के फ्लैट के लिए जमीन कहां से आएगी? झुग्गियों के लिए पीने का साफ पानी और बिजली कहां से मिलेगी? झुग्गियों में रहने वालों के लिए सड़कें, स्कूल और अस्पताल कैसे बनेंगे? हजारों झुग्गी बस्तियों में रहने वाले इन्हीं लोगों ने आम आदमी पार्टी को बदलाव की उम्मीद में वोट दिया। जहां लाखों लोग एक अदद पक्के मकान के लिए केजरीवाल की ओर टकटकी लगाए हैं। क्या केजरीवाल हर आदमी को एक छत का हक दिला पाएंगे? मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। टाउन प्लानर ए के जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आम आदमी को एक छत का हक क्या दिला पाएगी सरकार? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, पर ये असंभव नहीं है। और मेरी राय ये है कि इस पे कंसंट्रेट करें, अगर फोकस करें जी, तो सरकार इसे बड़े तरीके से मुहैया करा सकती है। क्योंकि दिल्ली में फाइनेंस की कमी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, और कुछ भी कहें, अब सरकार बदल गई है या बदल रही है, काम बहुत हुआ है। अब इसको जो करना है, हमें लूज एंड्स को लिंक करना है, लूज एंड्स को लिंक करना है। क्योंकि जैसा बताया गया 1639 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जो कि रेगुलराइजेशन के लिए वेट कर रही हैं। 900 झुग्गी क्लस्टर्स हैं, और 1639 अनऑथराइज कॉलोनीज में करीब 30 लाख की आबादी रह रही है, करीब 6 लाख फैमिलीज हैं। और इसी तरह से जो स्लम क्लस्टर्स हैं वहाँ पे भी करीब 20 लाख पॉपुलेशन रह रही है। और इसके लिए जो मास्टर प्लान कहता है वो इन सिटू रेगुलराइजेशन, इन सिटू रीडेवलपमेंट और इंसेंटिव एफएआर देके 400 तक एफएआर फ्लोर एरिया रेशो देके प्राइवेट डेवलपर्स को। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। ये 2013 चल रहा है, 2012 पिछले साल ना 895 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलेट की गई थी। आपको तो उससे ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन उनका हाल क्या है? क्या फायदा ऐसे नियमित करने से? कुछ है वहाँ पर? कुछ नहीं हुआ। यही मैं कह रहा हूँ कि कोई उसमें जमीन पे काम नहीं हुआ। लूज एंड्स को टाई अप करने की। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कागज पर कर देना एक अलग बात है, लेकिन वो जमीन पर नजर तो आए। ऐसे नियमित करने से क्या फायदा होगा? फिर कैसे दिया जाएगी सारी सुविधाएं? असल में ऐसा है कि बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और इसमें जैसे मैंने बताया, सारी रिसोर्सेस हैं हमारे पास, दिल्ली में सब रिसोर्सेस हैं। प्लान डेवलपमेंट की एक ट्रेडिशन रहा है, यहाँ पे एक मॉडल बना है दिल्ली, और ये मॉडल बन सकता है। और जो नई सरकार आ रही है, अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दे और सही आदमी को सही जगह पे बैठाएं तो ये काम हो सकता है। जैसे दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, ये बना हुआ 7 साल से,
काम कुछ नहीं हुआ है। और उसका रीजन ये है कि कोई इसमें टाई अप नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर प्लानिंग का इनपुट नहीं है और फाइनेंस की कोई कमी नहीं। लेकिन आपको विजन लगता है? जितनी बातें की जाती हैं कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको ऑथराइज किया जाएगा, अब ये कहा जाता है झुग्गी की जगह पक्का मकान दे दिया जाएगा। अब जिस जगह झुग्गी है वहां पर पक्का मकान देने का मतलब मुझे तो समझ में आता नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, मकान पक्का जरूर दिया जा सकता है, क्योंकि अब दिल्ली में जो सिंगल स्टोरी अर्बन स्पॉल है उसे कंट्रोल करें, मल्टी स्टोरी में जाएं और कुछ लैंड उसमें से अगर हम उसके लिए कॉमर्शियल यूज के लिए रख लें तो वो सब्सिडाइज कर देगी पूरे मकानों को। शैलजा जी, जिस तरीके की बात जैन साहब कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा आसानी से अगर आप चाहें जरा सा मतलब जो लूज एंड्स हैं उनको आप कसे तो बहुत ही आराम से आप स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं। फिर अब तक हुआ क्यों नहीं? कहां पर आपको लगता है? मुझे लगता है कि जैन साहब हमारे कोलीग रह चुके हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं उनको, पर उन्होंने कई चीज कहे हैं जो भी पब्लिक को एक आश्वासन दे रहे जो बिल्कुल असंभव है। नंबर 1, दिल्ली के पास उतना पैसा है ही नहीं, बिल्कुल एक बजट है जो कंट्रोल्ड है, आप टैक्सेशन करना नहीं चाहते हैं। होम मिनिस्ट्री या जो भी एरिया ग्रांट है आपका बढ़ेगा इंक्रीमेंटली, डीडीए आपके अंडर नहीं है, लैंड आपके अंडर नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग करने के लिए पानी की जरूरत है, आपका वाटर टेबल 240% लेस है स्केर्सिटी के वजह से। तो इन चीजों को तो ध्यान में रखने ही पड़ेगा। पर ये जरूर है कि जब आप स्लम कॉलोनी को बसाएंगे कहीं रिसेटलमेंट में तो कई बार क्या होता है, ना तो वहां पे स्कूल्स होते हैं, ना तो सड़कें होते हैं, ना तो ट्रांसपोर्टेशन होता है और आप लोगों को बिल्कुल वहां भेज देते हैं। वो तो जरूर आम आदमी जैसे पार्टी है उसके ऊपर ध्यान तो जरूर दे सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कनेक्शन में है, कांटेक्ट में है पब्लिक से। उनकी जो कंप्लेंट्स है वो तो बिल्कुल मिनटों में उनको पता चल जाएगी और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो उन्होंने वायदा किया है, ठीक किया है कि जब तक कोई नई सुविधा होगी तब तक स्लम को हटाएंगे नहीं, वो बिल्कुल सही है और मुझे नहीं लगता उसमें किसी की आपत्ति होनी चाहिए। पर जहां तक आप कह रहे हैं कि स्लम ये अनऑथराइज कॉलोनीज को सारे रेगुलराइज करेंगे, ये हर एक पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी आके ये कहती है ये प्राइवेट लैंड है, ये गवर्नमेंट की लैंड नहीं है। प्राइवेट लैंड पे कई साल पहले 20-30 साल पहले लोगों ने खरीदा है, बेचा है, बिल्डिंग कर दिया, रेंट आउट कर दिया है। ये लोग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर नहीं है, उनके लिए सुविधा आपको देने ही पड़ेगी क्योंकि वो तो सिटीजन्स ऑफ दिल्ली है। पर इस शर्त पे कि कुछ तो वो डेवलपमेंट चार्जेस दे, ये नहीं कि आपने बिल्कुल सब्सिडी के तौर पे, तब तो आप एक किसी तो आनंद प्रधान जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सब्ज बाग ही दिखाए गए हैं एक पार्टी की तरफ से जो अब सत्ता में आने वाली है? मतलब उनको पता है ना कि अब दोबारा अगर बसाना है उन्हें, झुग्गियों की जगह पक्का मकान देना है तो फिर कहीं दूर ले जाकर बसाना पड़ेगा। जहां पर वो दिल्ली के दिल में अगर रह रहे हैं तो वहां पर पक्का मकान नहीं मिलेगा उन्हें। ये हकीकत बताई है इस पार्टी ने या फिर सिर्फ ख्वाब बेचे हैं? मुझे लगता है ये एक चुनौती तो इनके सामने है और इन्होंने जो वायदे किए हैं मैं समझता हूं और उसको लोगों ने जिस तरह से समर्थन किया है, एक तरह से लोग तो उन वायदों के साथ हैं, उनको उन्होंने टच किया है कहीं ना कहीं और वो लोगों के बीच से निकल करके वायदे आए हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी वायदे किए हैं और लोगों से बातचीत करके ही वो मुद्दे सामने आए। मैं समझता हूं कि देखिए, डेमोक्रेसी में जो एक बड़ा सवाल इस समय, जो एक मैं बड़ा लार्जर सवाल उठाना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में अंततः लोगों की जो विल है, जो इच्छा है, उसको जो लोग चुनावों के जरिए प्रकट करते हैं, क्या उसे हम डिलीवर करने की स्थिति में नहीं है। जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे वो बिजली का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, चाहे टाउन प्लानिंग का सवाल हो, पूरी दुनिया में यह बहस चल रही है कि क्या राजनीति के बाहर होनी चाहिए अर्थनीति को। जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज कहती है कि इकोनॉमी को आप पॉलिटिक्स से बाहर रखिए, यानी पॉपुलिज्म से बाहर रखिए, सो कॉल्ड पॉपुलिज्म से। और दूसरी तरफ जो लोग वेलफेयर स्टेट के मॉडल के सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, अंततः इकोनॉमी को पॉलिटिक्स के अधीन रहना चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी के अधीन रहना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या हम अगर शैलजा जी की बात को मान लें तो क्या हमारा लोकतंत्र 60 साल 61 साल बाद अपने देश की राजधानी में भी इस देश के गरीबों को, जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनको एक पक्का मकान नहीं दे सकता? ये असंभव बता रही हैं। क्या ये असंभव है सचमुच में? अगर ये असंभव है तो अगर मैं समझता हूं कि अगर ये असंभव है, अगर असंभव है ये, तो हम नहीं देखिए, हमें दोनों नजरिए से देखना चाहिए आनंद प्रधान जी, क्योंकि अगर लोगों को कहा जाता है कि आप जाइए, आप 20 किलोमीटर दूर आपको हमने मकान बनाकर दिया है, आप वहां जाकर रहिए, पर उनके कामकाज क्योंकि उसका कामकाज वही है, शायद वो आस पड़ोस के घरों में काम करती हो, उसके बच्चे वहीं पर सरकारी स्कूल में जाते हो, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन देखिए ना, जिम्मेदारी को आप सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष पर नहीं डाल सकते हैं। तो हमें सवाल यह है कि आपकी प्रायोरिटी क्या, आपकी प्राथमिकता में क्या? आपकी प्राथमिकता में, आपकी नीतियों में, आपके कार्यक्रमों में अगर गरीब है तो उसके लिए आप रास्ता निकालेंगे। अगर आपको यह लगता है कि जैसे कार्यक्रमों में प्राथमिकता में गरीब है या नहीं है, अगर हमने शहरों को मान लिया है कि शहर वही जो कॉर्पोरेट मन भाए, अगर कॉर्पोरेट मन भाए वाला शहर अगर हमको बनाना है तो कॉमनवेल्थ के गेम्स के दौरान जिस तरह से झुग्गियों को हमने बड़े बड़े पर्दे लगा करके और बाउंड्री वॉल बना करके छुपाने की कोशिश की थी, मैं समझता हूं कि हमें यह मान के चलना चाहिए कि दुनिया भर में और भारत जैसे विकासशील देश में जो झुग्गियों का महत्व है या जो छोटे छोटे इस तरह की जो कॉलोनीज है, जो जिनको हम इलीगल कॉलोनीज कहते हैं, जो वास्तव में दिल्ली की इकोनॉमी को चलाने का काम कर रहे हैं, उनको उनका सम्मान वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल, और मैं तो इसी वजह से ये कार्यक्रम कर रही हूँ आनंद जी, क्योंकि मैं तो बात ही सबकी कर चलने वाली हूँ, मैं तो इंक्लूसिवनेस की बात कर रही हूँ। इसी वजह से मैंने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि देखिए वो भी आम हिंदुस्तानी है और घर और छत सर पर हर किसी की जरूरत होती है, हम उनकी जरूरत को भी दरकिनार नहीं कर सकते। जैसा मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगी, राजीव जी को मैं यहाँ पर लाना चाहती हूँ। राजीव जी, जिन कॉलोनीज की हम बात कर रहे हैं, उन कॉलोनीज में पानी का क्या हाल है, जरा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि टैंकर पहुंचते हैं एक एक बाल्टी पानी के लिए, एक एक बाल्टी पानी के लिए खून तक हो जाता है। ऐसे क्राइम्स भी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। देखिए, जब भी जो होता है हैबिटेट की बात होती है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, उसमें कोई ये नहीं, हर किसी को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। और साहब ने FAR की बात करी जी, आप उन कॉलोनी में पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आज जो रेगुलराइज कॉलोनीज हैं वहां पे रात को नहीं बिछी हुई नहीं, और हमारे ग्रेटर कैलाश में रात को 2 बजे पानी आता है 2 घंटे के लिए। ऐसा कुछ नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बन रहा है, और वो भी कंक्रीट जंगल्स बन गए हैं, FAR बढ़ाई जा रहे हैं, लोगों को वहां पे बसाई जा रहे हैं जी। ये इट इज बिकमिंग अ टोटल स्लम। आज वसंत विहार भी स्लम है, आज ग्रेटर कैलाश भी स्लम है, संगमपुर भी स्लम है। तो बेसिकली एक बहुत कड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, लाइट नहीं है। जो गरीब है शायद वो ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो गरीब है, इस वजह से उसे उसका हक नहीं मिल रहा है। लेकिन जो अमीर है, जो टैक्स दे रहा है, ज्यादा टैक्स कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी ये महसूस होता है कि हम जितना पैसा दे रहे हैं हमें भी सहूलियतें नहीं मिल रही है। हमें बिल्कुल बिल्कुल हमारे पेडेस्ट्रियन स्पेस चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो है ना कन्वेंशन जो हम 50 साल से सोच रहे हैं, उस सोच से बाहर निकल के आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। अगर हम बिजली की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी, इसे क्यों नहीं कंपलसरी करते हैं कुकिंग के लिए? फ्यूल्स, अल्टरनेटिव फ्यूल्स क्यों नहीं हम बात करते हैं? पानी की बात कर रहे हैं आप, पानी की कोई कमी नहीं है, आप रिसाइकल क्यों नहीं करते? पेरिस में 17 बार रिसाइकल हो रहा है, सिंगापुर में और सब कंट्रीज में पानी जो वेस्ट वाटर होता है रिसाइकल होकर हो रहा है, पानी की कंजर्वेशन हो रही है। कुछ करना तो पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जो बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारों को ये इनिशिएटिव तो लेना ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र है और उन्हें चुनती है जनता कि उनकी जिंदगी का जो स्तर है, जो मयार है, उसे सरकार ही सुधारे। तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को उसका हक दिलाने में कामयाब होती है तो देश के आम आदमी के दिल में अपने हक को पाने की उम्मीद जगेगी। आइए देखते हैं दिल्ली की सत्ता में हुए बदलाव पर देश क्या कह रहा है। चांसेस तो कम है, लेट्स सी, अगर उनकी में डिटर्मिनेशन है तो इट्स अ चैलेंज फॉर देम टू डू। जितना प्रोमिसेस है, हाई प्रोमिसेस वो दे रहे हैं, उतना आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू फुलफिल। वादे पूरे कर पाएंगे, पूरे तो नहीं करते, थोड़े से करते हैं, थोड़े थोड़े होता है, थोड़ा होता है। इट नीड्स टाइम एंड इट्स नॉट लाइक अ मैजिक कि एक बार में कुछ भी सही हो जाए। इतने सारे वादे पूरे करना विद इन, मतलब वो 6 मंथ बोल रहे हैं या 2 मंथ, नॉट पॉसिबल। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक जो वायदे वगैरह जो किया है तो वो सच पढ़ सकते हैं। पहले इम्प्रेशन उनकी ईमानदारी की छाप लेकर आए हैं, परिवृताए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बट कांग्रेस के सपोर्ट में मुझे नहीं लगता है ये कामयाब हो पाएंगे। हम आम आदमियों ने ही उनको वोट दिया है, तो हमारी जितनी जरूरतें हैं वो जरूर पूरी करेंगे। आज की जनरेशन के हिसाब से भी उनको काफी पसंद किया जा रहा है। मेरी ओर से उनको ये प्रार्थना है, ये परमेश्वर से, कि वो वास्तविक जीवन के लक्ष्य को लेके चले और उस कदर की जो जीवन चाहते हैं, वो संघर्ष चाहते हैं, वो उन्हें मिलने वाला हो सके। भविष्य में ये आम आदमी बहुत अच्छी तरक्की करेगा और आम आदमी पार्टी को हक जरूर देगा आम आदमी को। दिल्ली के लोगों ने जो वोट दिया है वो दिखाता है कि वो उम्मीद करते हैं कि उनको अपना हक मिलेगा। हमारा देश बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहा है और अब वो समय आ गया है, इसलिए हम सब लोग आगे आएंगे। इनको बहुत परिश्रम करना पड़े, क्योंकि चारों तरफ इतना झंझावत है। जनता की राय लेके ये आम आदमी हर काम कर रही है
तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि जनता के उम्मीदों में खरा उतरेगी आम आदमी पार्टी और अपने वादों को पूरा करेगी। केजरीवाल ने जो वादा किया है मुझे लगता है कि वो पूरा कर पाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल को सरकार नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आप जिसके विरोधी थे उसी पे आप आ रहे हैं। पूरा जोशो खरोश के साथ जो है जनता के प्रति समर्पित हैं, ऐसा इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो जनता के मांग पर खरा उतर सकते हैं। तो देश भर से आपने राय सुनी। शैलजा जी, आम आदमी जब एक सरकार चुनता है तो वो कौन सा एक हक जो उसे लगता है कि ये कम से कम सरकार को फौरन हमें देना चाहिए? मुझे लगता है कि ईमानदारी से कुछ 2-4 अगर आप मुद्दे उठाएं, बिजली पानी के नहीं, पर जो लोकेलिटी में, जैसे मैंने पढ़ा कि किसी ने कहा कि हम ये जो रूटीन तरीके से ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन देते आ रहे हैं, मालूम भी नहीं कि किसके हाथ में जा रहा है और वो रियली एलिजिबल है या नहीं। अगर वो कंस्टिट्यूएंसी और छोटे छोटे लेवल पे डिसाइड किया जाए, पैसा वहां चला जाए, तो ये बहुत बहुत अच्छा कदम हो जाएगा डेमोक्रेसी के लिए। उसके लिए उनको एक एक्ट लाने पड़ेगा लोकल बॉडीज को, ये जो लोकल माने RWS वगैरह को पावर देने का, और वो कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई इसमें आपत्ति जताएगा इस माहौल में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा कौन सा आपसे जानना चाहूंगी? मुझे एक और बात करनी है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर वो सिर्फ हर वक्त सबको साबित करे कि ये करप्ट है, तो ब्यूरोक्रेसी कुछ काम नहीं करेगी। अगर उनको ब्यूरोक्रेसी से काम लेना है तो उनसे काम लेने का ढंग होता है। हर वक्त भी जताना होगा और सबको साथ लेकर चलना अगर होगा। हर वक्त कहेंगे कि आप सब लोग करप्ट हैं और आप सब लोग लालची हैं और सब हम लोग बहुत धुले हैं, तो ब्यूरोक्रेसी 10 कदम ये उठाएंगे आपको आपके काम में स्टॉल करने के लिए। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल है। गौतम कौल साहब, सुरक्षा का हक कैसे दिलवाना चाहिए सरकार को आम आदमी को? सबसे पहला कदम मेरे ख्याल से आम आदमी की जो नेता हैं उनको जो हमारी जो कानून व्यवस्था है इसमें फौरन जो है बैठ के इनको ये बहस करनी चाहिए किस तरह से जो कोर्ट प्रोसीजर है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या है, ये जो है ये डिले जो है केसेस की, ये एक बहुत घातक चीज है। वो पुलिस का जो भी कोई अच्छा काम करती है वो जाके बाद में वहां पे जाके अटक जाती है और वो सारी की सारी जो है जो रोष है जनता का वो पुलिस पे ही आ जाता है। बहुत कम है। राजीव जी, एक जैन साहब, आपको कैसे लगता है बिजली पानी का हक और मकान का हक आम आदमी को कैसे मिलेगा? एक एक कदम जो उठा ले सरकार। बेसिकली जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर बिजली की है, बिना टैरिफ को हाथ लगाए बिना, अगर आप कम से कम आधी पॉपुलेशन दिल्ली को आप रिलीफ दे देंगे 25 से 40% तेज भागते मीटर्स जी, और ये मीटर्स जो हैं बस बार लगाइए, उनको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलता है बस बार के बगैर कोई कनेक्शन। जैन साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा पॉइंट ये है कि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दें, दूसरा वाटर रिसाइकलिंग पे ध्यान दें, और जहां तक जमीन का और शेल्टर का सवाल है, ये एक मिथ है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। दिल्ली में लैंड नहीं है। हमारे पास कम से कम 15,000 एकड़ लैंड है जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी और स्लम क्लस्टर्स के नीचे दबी पड़ी है। 50,000 बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आनंद प्रताप साहब, माफ कीजिएगा मैं आपके पास नहीं आ पाई, वक्त बहुत कम है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी को हक मिलेगा तो फिर देश के आम आदमी में और उम्मीद बंधेगी, क्योंकि आम आदमी को उसका हक तो मिलना ही चाहिए। खास पेशकश देख रहे थे आप।